हेलो IIT JEE एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर IIT JEE। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो IIT JEE मेंस हो, IIT JEE एडवांस हो, बिट सेट हो, उसमें अगर आप देखेंगे मैथ सेक्शन में जाके कि कितने सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे 15 to 20% क्वेश्चन स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, उसमें आप सर्कल पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं और हाइपरबोला पढ़ते हैं। थोड़ा सा चर्चा हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी करेंगे, जिसकी हमने शुरुआत क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में की थी। अगर आपको याद हो, हमने 2 डिग्री कर्व का एक जनरल इक्वेशन लिखा था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। और हमने कहा था कि इसको हम लीनियर फैक्टर में तभी ब्रेक कर सकते हैं जब वो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 0। कौन सा मैट्रिक्स था? अगर आपको याद हो, AHG all honest girls have best friend HBF, good for class GFC, if you remember that mnemonics, okay। तीसरी चीज जो जो बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है मैथ सिलेबस का, अपार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो दूसरा बहुत बड़ा सेक्शन होता है वो होता है कैलकुलस। और कैलकुलस का पूरा फाउंडेशन स्टोन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रखा जाता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप वेक्टर और 3D भी पढ़ेंगे, जहां पे आप बहुत स्ट्रांगली देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2 डायमेंशन में चीजें हो रही थी, वही 3 डायमेंशन में जब होने लगती है तो हम उसे 3 डायमेंशन कहते हैं। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर पे अगर आपको पकड़ हो गया, अगर इस चैप्टर पे आपको पकड़ हो गया, तो आपकी पकड़ कैलकुलस पे भी स्ट्रांग होगी, आपकी पकड़ वेक्टर और 3D में भी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसे आप स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। आप उसको अगर अच्छे से पकड़े रहोगे तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ेगी, लेकिन आपकी लाइफ आसान होती चली जाएगी। तो इस सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है और एक एक चीज़ों को अच्छे से करना है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास जो कि फर्स्ट क्लास थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हमने बहुत ही बेसिक बात की थी, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन की बात की थी, हमने पॉइंट की बात की थी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन की बात की थी। उस पर हमने काफ़ी इम्फेसिस दिया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके थे, उसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने उसे प्रूव किया था। उसके बाद हमने स्लोप की बात की थी। स्लोप में जब आपको एक लाइन सेगमेंट दिया रहता है ए बी, तो एक पॉइंट सी उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था और एक डी पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। तो हमने इसका मतलब समझा था कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए हमने जिस रेशो में वो डिवाइड करा था, उसी रेशो का एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। और उस ट्रायंगल के अपोजिट साइड, जो उस लाइन सेगमेंट के जो अपोजिट एंगल होगा, उससे अगर आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो सेम उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में सी ए बी को डिवाइड कर रहा है। एंड द सेम वे अगर मैं उसका एक्सटर्नल एंगल डिवीजन कर दूं, एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करके उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो वो ए बी लाइन सेगमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, जो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको मैंने कहा था प्रूफ करने को। आई एम श्योर अगर आप लोग प्रूफ कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप या ईमेल कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूँ। उसके अलावा हमने बात की थी सेक्शन फॉर्मूला का। फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर इंटरनल है तो क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। और एक्सटर्नली में आपको मैथमेटिकली सिर्फ एक चेंज लाना है, दैट इज m/n को m/-n करना है। इसकी भी लॉजिक हमने बात की थी, जो कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में AB = BA होता है, क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम साइन का ध्यान नहीं रखते। AB और BA दोनों को लाइन सेगमेंट के लेंथ की तरह देखते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में AB और BA का मतलब इंटायरली दूसरा हो जाता है। AB is not equal to BA, in fact AB is equal to -BA। साइन सेंस ऑफ डायरेक्शन भी हम लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एब्सिस और ऑर्डिनेट को भी हम साइन डिस्टेंस के माध्यम से बात करते हैं। उसके अलावा हमने सेंट्रॉइड निकालना सीखा था। सेंट्रॉइड, जैसे कि आपको पता है, मीडियन है। 3 मीडियंस होते हैं, मीडियन तीनों कॉन्करेंट होते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी उनकी सेंट्रॉइड होती है। उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपको पता है कि कोई भी मीडियन आप लेंगे तो वो अपोजिट साइड को के मिड पॉइंट को टच करेगा। तो मतलब वो जो उस मीडियन का फुट होगा, जो अपोजिट साइड को टच कर रहा है,
वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि सेंट्रोइड आपके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इस तरीके से आपने कहा था कि x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3 is the coordinate of the centroid of triangle ABC whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। उसके अलावा हमने जो दूसरी सेंटर की बात की थी वो थी इन सेंटर। इन सेंटर को का वैल्यू निकालने से पहले हमने समझा था कि इन सेंटर होता क्या है। तो हमने देखा था कि एक ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं और वो तीनों इंटरनल एंगल्स के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं और वो तीनों मिलते हैं एक सेंटर पे जाके जिसे हम कहते हैं इन सेंटर। हमने देखा था कि जो कोई भी एंगल बाइसेक्टर होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, जो कि हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला में बात किया था। तो उस रेशियो को सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसका फुट ऑन द लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने दोबारा प्रूव किया था कि जो मीडियन जो एंगल बाइसेक्टर है, जो रे है, जो लाइन सेगमेंट है, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, अगर मैं देखूं इन सेंटर उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता चला था एडजेसेंट साइड के सम इज टू अपोजिट साइड कर रहा है। ताकि हमने उसको जब कैलकुलेट किया था तो हमें निकल के आया था कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c and ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c, जिसमें a होता है x1 y1, b होता है x2 y2 और c होता है x3 y3 वर्टिसेस। और a वर्टिस के अपोजिट का जो लेंथ होगा वो स्मॉल a होगा, b के अपोजिट का जो लेंथ होगा वो साइड का जो लेंथ होगा वो स्मॉल b होगा और c के अपोजिट का वो c होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इन सेंटर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन सेंटर के साथ एक्स सेंटर्स भी सीखेंगे कि एक्स सेंटर्स क्या होता है। उसके बाद हमने सिर्फ ब्रीफली बात की थी यूलर लाइन की, जिसमें हमने ऑर्थो सेंटर की बात की थी और सर्कम सेंटर की बात की थी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑर्थो सेंटर कहलाती है। उसी तरीके से 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं और उन तीनों की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाती है? उन तीनों की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाती है सर्कम सेंटर। हमने कहा था कि किसी भी नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक लाइन पे पाए जाते हैं, मतलब एच, जी और ओ। ऑर्थो सेंटर को हम एक्स से डिनोट करते हैं, सर्कम सेंट्रोइड को जी से और सर्कम सेंटर को ओ से। ये जो HGO है, द लाइन कंटेनिंग HGO इज कॉल्ड यूलर लाइन। हमने यूलर मैथमेटिशियन के बारे में भी बात किया था। और HGO अगर उस लाइन सेगमेंट को देखें तो G जो कि सेंट्रोइड है, HGO को मतलब ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सारी चीजें हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी जब पढ़ेंगे तो हम बहुत आराम से देखेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। तो आपको घबराना नहीं है, अभी बस आपको बेसिक नॉलेज और पुराने नॉलेज को यूज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा एक्स सेंटर्स क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। उसके बाद हमने स्लोप की बात की थी। हमने बेसिक स्लोप की छोटी सी बात की थी कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच की स्लोप निकालने के लिए आपको राइज ओवर रन देखना है, मतलब y में कितना चेंज आया, y कोऑर्डिनेट कितना बदला, मतलब ऊपर कितना गया, और लेफ्ट से राइट आपकी x कोऑर्डिनेट कितनी बदली। तो राइज ओवर रन अगर हम निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा अगर हम निकाल ले तो वो हमारे पॉइंट की जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है उसका वो स्लोप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑल्सो। वो हम अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आज जो क्लास है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रॉक क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास थी वो आपकी बेसिक रिव्यू क्लास थी। आज की जो क्लास है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन रखने वाली है, पूरी नींव रखने वाली है, जिसे हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस। बच्चे अक्सर जो भी आपके सीनियर क्लासेस देखें, अगर आप पास्ट क्लासेस बैचेस में देखें तो वो लोकस में बड़े परेशान हो जाते हैं, लोकस में कंफ्यूजन हो जाता है। और जब लोकस में कंफ्यूजन शुरू होता है तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिल जाता है, क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो नींव है वो लोकस पे रखी गई है। तो आज हम लोग लोकस की बात करने वाले हैं और लोकस को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे लोकस को अगर मैं क्या कहते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पहले आम चाल की भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप अपने घर से निकले हैं और आपको IIT दिल्ली जाना है। अब आप IIT दिल्ली के रास्ते पे जाने शुरू किए, आप बीच में रास्ता खो गए, आपको मैं रास्ते में मिला, आपने मुझसे पूछा कि भैया मुझे IIT दिल्ली जाना है,
तो मैंने बताया कि आईआईटी दिल्ली के लिए आप इस रोड को पकड़ लो, इस रोड पे आप 3 किलोमीटर आगे जाना, आगे आपको एक रेड लाइट मिलेगा, वहां से आप लेफ्ट लेना, वहां लेफ्ट लेने के बाद 2 किलोमीटर आगे जाना, वहां पे आपको दूसरी रेड लाइट मिलेगी, वहां से आप राइट लेना और फिर 4 किलोमीटर आगे चलना, तो फिर आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंचेंगे, वो आईआईटी दिल्ली की मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे आपको गेट मिलेगा, आप उस गेट के अंदर चले जाना। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक पाथ बताया, एक रास्ता बताया, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन सेट ऑफ डायरेक्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं आपको कैसे बताता, मैं आपका फोन लेता और या आपको बोलता कि आप गूगल मैप इंस्टॉल कर लो और गूगल मैप में आईआईटी दिल्ली का मेट्रो स्टेशन डाल दो, वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। एक ये होता। तो ये जो दोनों चीजें हैं, जो मैंने आपको गूगल मैप पे आपका एड्रेस फॉलो किया और गूगल मैप ने जो आपको रास्ता दिखाया, या जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दिया, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ। तो जैसे ही मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी पाथ की, आपको पता चल गया आपको किस तरीके से जाना है। लोकस भी कुछ ऐसा ही है। आप किसी भी रास्ते को, किसी भी कर्व को, किसी भी पाथ को बताने के लिए आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो इंस्ट्रक्शन किस भाषा में हो सकती है? अगर हम आम चाल की भाषा में बात करें तो बहुत तरीके से अगर देखें तो हम आपको पोएट्री के फॉर्म में दे सकते हैं, हम आपको मैथ के फॉर्म में दे सकते हैं, आपको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में दे सकते हैं, जिसको आप डिक्रिप्ट करके पहुंच सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप छैया छैया सॉन्ग अगर आपको याद है शाहरुख खान का, तो उसमें शाहरुख खान बोलता है हवा में ढूंढूं मैं उसके निशान, मतलब वो उसका लोकस खोजने की कोशिश कर रहा है कि उसकी महबूबा जो है, जो खो गई है, उसको वो आत पात हर तरफ घूम रहा है और उसको लोकस जानना है, तो हवा में उसके निशा खोजने हैं कि कैसे मुझे पता चल जाए कि वो किस डायरेक्शन में गई है, कैसे गई है। तो वो लोकस की बात कर रहा है। जैसे अगर क्या कहते हैं, राजकुमार साहब के ये गाने हैं, ए भाई जरा देख के चलो, मेरा नाम जोकर से, उसमें भी आप देखो वो कह रहा है ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। तो मतलब वो कह रहा है कि आपको देख के चलना है और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिस तरीके से आप उस फॉलो करेंगे तो आप अपने रास्ते पे पहुंच जाएंगे। सैडली इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स में लोकस नहीं दिया जाता है। मैथ्स में लोकस देने के अपने तरीके हैं। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो मैथ्स में आपको लोकस, किसी भी पाथ का, किसी भी कर्व का आपको रास्ता बताया जाता है। तो उसके 3 तरीके होते हैं आपके लोकस में। एक होता है ज्योमेट्रिक लोकस। ज्योमेट्रिक लोकस मतलब आपको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दे दिया, मतलब मैंने आपका कार्टेशियन प्लेन लिया और मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो आपको दिख गया दिस इज माई ज्योमेट्रिक लोकस। अब वो ज्योमेट्रिक लोकस मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने पैराबोला बना दिया, ठीक है, एक पैराबोला जो ओरिजिन से पास कर रहा है 1,1 से -1,1 से, तो आप बेसिकली समझ गए एक ऐसा पाथ है। उसी को मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ, y = x²। तो एक तो हो गया जो मैंने ड्रॉ करके दिया, जो पैराबोला ड्रॉ कर दिया, दैट इज ज्योमेट्रिक लोकस। जब मैंने कह दिया y = x², तो आपको समझ में आ गया कि अरे ये तो सर y = x² का ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे अलजेब्रिक लोकस। तो एक लोकस होता है ज्योमेट्रिक लोकस, जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता है या ग्राफ बना के दिया जाता है, या आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भैया इस तरीके से आपका कर्व जाना चाहिए। दूसरा होता है अलजेब्रिक लोकस, जिसमें आप कार्टेशियन प्लेन में हैं। कार्टेशियन प्लेन में आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो आप x और y के बीच में एक रिलेशनशिप बना दें, जैसे y = sin x, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको एक साइनोसॉइडल कर्व बनाना है। या आपको मैं बोल दूं y = tan x, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे जाना है। तो आप अलजेब्रिक फॉर्म में एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में आप एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक लोकस, जिसमें आप y और x के बीच का रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो आप कार्टेशियन प्लेन पे उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो एक हो गया ज्योमेट्रिक लोकस, जो आप ग्राफ, सीधे आपको मैंने ग्राफ ही बना के दे दिया। एक हो गया आपका अलजेब्रिक लोकस, जिसमें मैंने x और y के बीच का रिलेशनशिप दिया और आपने वो कर लिया कि अच्छा ये सर कह रहे हैं। और तीसरा होता है पैरामेट्रिक लोकस। अब पैरामेट्रिक लोकस क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। पैरामीटर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो आप चला रहे हो या आपके पापा चला रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि उनके सामने बहुत सारे मीटर्स लगे होते हैं, जिसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, एक फ्यूल मीटर लगा होता है, और भी डिफरेंट गैजेट। जितने भी हाई क्लास कार में जाएंगे तो और छोटे छोटे पैरामीटर्स भी होते हैं, एसी का टेम्परेचर भी होता है, एयर फ्लो, ये सब दिखा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वो जो चीजें हैं, जो डिफरेंट चीजें दिखा रही है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? पैरामीटर। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो आपके डॉक्टर क्या आते हैं, आपके पल्स रेट चेक करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, आपका हार्ट बीट चेक करते हैं, उसके अलावा उस सब चीजों को देख के
देखते हैं कि क्या चीज़ें आपकी हिल गई है, क्या चीज़ आपकी ठीक है, और उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। पहले वो डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है और आपको क्या इलाज चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो बार बार जो चीज़ें देखी जा रही है वो कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं इसे? पैरामीटर्स। और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर हमेशा चेंज होता रहता है। पैरामीटर इज समथिंग विच कीप्स चेंजिंग। तो उसी तरीके से एक लोकस होता है पैरामेट्रिक लोकस। एक पैरामेट्रिक लोकस मतलब हर, जैसे आप जैसे भी किसी भी पाथ को ड्रॉ करो, किसी भी कर्व को ड्रॉ करो, वो क्या है? वो है कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स, राइट? अगर आप सर्कल का डेफिनेशन याद करो तो लिखा रहता था इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। तो वो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाते थे, और वो जो इनफिनाइट पॉइंट्स होते थे कलेक्शन ऑफ, उसे हम सर्कल कह देते थे, राइट? अगर आपको याद हो तो जो भी आप कर्व ड्रॉ करते हो वो इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट को मैं अगर पैरामीटर पे डाल दूं, किसी एक वेरिएबल पे डाल दूं, पैरामीटर मतलब वेरिएबल पे डाल दूं, तो मैं उस पॉइंट को उससे भी शो कर सकता हूं। तो वो अभी आप देखेंगे कि मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं एग्जाम्पल से तैयार करूंगा। तो आपको जब भी आपको मैथ्स की बात करें और लोकस मैथ्स में आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 तरीके के लोकस हो सकते हैं मैथ्स में। कौन कौन से 3 तरीके के लोकस? एक होगा ज्योमेट्रिक लोकस, दूसरा होगा अलजेब्रिक लोकस, और तीसरा होगा पैरामेट्रिक लोकस। ठीक है? आपसे जो भी सवाल आईआईटी जेईई में आएंगे वो इसी तीनों लोकस में आएंगे। और सवाल कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं अलजेब्रिक लोकस को आपको पैरामेट्रिक लोकस में बदलना हो, या पैरामेट्रिक लोकस को आपको अलजेब्रिक लोकस में बदलना हो, या आपको ज्योमेट्रिक लोकस अलजेब्रिक लोकस में बदलना हो, या आपको अलजेब्रिक लोकस ज्योमेट्रिक लोकस में बदलना हो। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये तीनों का इंटर एक्सचेंजेबिलिटी पता होनी चाहिए। जब आपको इन तीनों की इंटर एक्सचेंजेबिलिटी पता हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि मैं इन सब चीजों को हैंडल कर सकता हूं। तो पहला जो मैं केस लूंगा वो लूंगा पैरामेट्रिक लोकस से, पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में कैसे जाए। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैरामेट्रिक लोकस दिया कैसे जाता है। तो मतलब आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की अगर इंफॉर्मेशन किसी पैरामीटर के फॉर्म में दी जाए तो आप उसको अलजेब्रिक लोकस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक फिजिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल लूंगा। आप लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल अब तक खत्म कर चुके होंगे, तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपकी दे रखी है u cos अल्फा इंटू टी, राइट, और y कोऑर्डिनेट दे रखी है u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई एम श्योर आपको ये दोनों इक्वेशन याद होगा। जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो तो आप एक बॉल फेंकते हो u इनिशियल वेलोसिटी u के साथ विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा या अल्फा, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है u cos अल्फा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो u sin अल्फा होता है। और आपको जैसा कि पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो जो स्पीड हो, जो डिस्टेंस हो जाता है वो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है, तो आप उसको u cos अल्फा इंटू टाइम कह देते हैं। और जब आप ऊपर की तरफ, आप जब वर्टिकल मूवमेंट देखते हैं तो आपको पता होता है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप y कंपोनेंट को आप सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से क्या कहते हैं? u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपने x और y को किसी पैरामीटर के फॉर्म में दिया, तो बताइए मुझे सबसे पहला सवाल कि इनमें से पैरामीटर क्या है? u पैरामीटर है, cos अल्फा पैरामीटर है, या t है? बताइए। मैंने क्या कहा? पैरामीटर वो होता है जो बदलता रहता है, तो डेफिनेटली u इज नॉट द पैरामीटर। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, cos अल्फा, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज आल्सो कांस्टेंट, तो पैरामीटर क्या है? t, टाइम, क्योंकि टाइम बदल रहा है। सेम वे सेकंड इक्वेशन जो y की दी है उसमें क्या दे रखा है? u is a constant, sin alpha is a constant, so definitely these are not the parameter, t is the parameter. Again g is constant, acceleration due to gravity at a particular place remains constant, तो वेरिएबल क्या है? t स्क्वायर, मतलब t is the variable। तो आपको पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में जाना है। तो जब भी आपको पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में जाना है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि पैरामीटर क्या है, जो कि बड़े आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है। कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत आसानी से हो जाता है, ज्यादातर आसानी से हो जाता है कि इसमें से पैरामीटर क्या है। और उस पैरामीटर को आपको क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। तो आपको सबसे पहला चीज क्या होगा? आइडेंटिफाई द पैरामीटर। वो बहुत आसान स्टेप है, वो देखते ही पता चल जाएगा। और दूसरा क्या चीज करना होता है आपको? एलिमिनेट द पैरामीटर। तो आपने पैरामीटर आइडेंटिफाई भी कर लिया और एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों चीजें अगर हो जाएगी तो आप
y और x के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। मेरे पास x है u cos अल्फा t और y है u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि मुझे t एलिमिनेट करना है, तो मैं पहले इक्वेशन से t क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos अल्फा, और इस t को मैं क्या करूंगा, इसमें फीड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u sin अल्फा इंटू एक्स बाई यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, u से u कट गया, तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ जी सेक्स स्क्वायर अल्फा बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप जैसा कि जानते हैं ये कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो y आपने एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले आया है। बेसिकली ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो आई एम श्योर आपको पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो आप इसको अगर ज्योमेट्रिक तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है, आपको फिजिक्स क्लास में पता भी चला होगा, ऐसे करके एक बॉल आया होगा। अगर मैं ट्रेस करने की कोशिश करूं तो आप यहां से u वेलोसिटी में बॉल फेंके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा था, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम हाइट रीच हुई, यहाँ पे आप फाइनली हिट बैक किए। यहाँ पे आपको पता होता है कि यहाँ पे स्पीड u cos अल्फा सिर्फ होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाती है। आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं और यहाँ से आप रेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ी थी, लेकिन अभी आपने इसका एप्लीकेशन देखा कि हाँ, पैरामेट्रिक लोकस को मैं अलजेब्रिक लोकस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, x लिखिए, मान लीजिए x इज 3 cos थीटा एंड y इज 4 sin थीटा। अब बताइए मुझे इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें पैरामीटर क्या है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ और तो है नहीं, 3 और 4 है, तो 3 और 4 तो पैरामीटर नहीं होगा, तो क्या होगा, थीटा ही होगा। तो आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट थीटा। क्या करना होगा, एलिमिनेट थीटा। तो एलिमिनेट थीटा करने के लिए क्या कीजिएगा, आप बताइए क्या कीजिएगा। आप करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 3 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई 4। अब बताइए क्या किया जाए। आपको बड़े अमेजिंग तरीके से पता है पाइथागोरस आइडेंटिटी क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 16, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका अलजेब्रिक लोकस आ गया है। ये आप अभी बस मैं कॉमन नॉलेज के लिए दे रहा हूं, बाद में हम इसको सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 देखते हो, जब भी आप ये देखते हो, इसका मतलब है ये एलिप्स है। क्या इसका मतलब है, ये एलिप्स है। अभी आप बस नॉलेज के लिए ध्यान रखेंगे, एलिप्स है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। एक ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन, इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आपको बस मैं एज ए नॉलेज ये पुट किया हूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 एक एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान में भी रखना है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए आपका x दे रखा है 3 माइनस 2 सेक थीटा और y दे रखा है 4 प्लस 3 टैन थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है, तो आप फिर से कह सकते हो वेरिएबल इज थीटा। तो आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट थीटा। क्या करना होगा, एलिमिनेट थीटा। तो कैसे करेंगे, पहले उस इक्वेशन को मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड देन आई कैन राइट सेक थीटा इज 3 माइनस एक्स बाई 2, राइट। उसी तरीके से आपका ये पहला इक्वेशन है जिसमें आपने सेक थीटा की वैल्यू निकाल दी। उसी तरीके से आप टैन थीटा क्या लिखोगे, टैन थीटा हो जाएगा आपका y माइनस 4/3। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ हाउ आई कैन एलिमिनेट थीटा यूजिंग दीज टू इक्वेशन। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। आप सेक थीटा के बदले लिख दोगे 3 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। अभी आप इसके डिटेल में मत जाना कि ये कर्व क्या होगा, लेकिन मैं आपको बस कॉमन नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज गोइंग टू बी एन हाइपरबोला। व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन हाइपरबोला? अगर आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 दिखे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप एलिप्स में क्या दिखा था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, कॉमन नॉलेज है, जस्ट फॉर अ नॉलेज, विल डिस्कस लेटर। तो घबराना नहीं है कि बहुत कुछ दिमाग में रखना है, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, बस इंजॉय करते रहना है, रिलैक्स करके चीजों को देखते रहना है, ठीक है। एलिप्स में आपने देखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये स्टैंडर्ड एलिप्स था, ये एलिप्स था जिसका सेंटर ओरिजिन था। और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अगेन हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है। घबराना रखे नहीं है, बस ध्यान रखे रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर x है t प्लस 4 और y है t स्क्वायर माइनस 3t, अगर x है t प्लस 4 और y है t स्क्वायर माइनस 3t, तो हमें अब एलिमिनेट क्या करना होगा, पैरामीटर एलिमिनेट करना होगा। क्या पैरामीटर है, t है, तो कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं यहां से t इज इक्वल टू x माइनस 4, और यहाँ पे t की वैल्यू मैं इसमें स्विचिंग कर सकता हूं, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। आई एम श्योर आपको पता है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आई एम श्योर आपको पता है ये कैसा शेप लेगा, ये पैराबोलिक शेप लेगा। इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला, राइट। अब एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड वर्टिकल पैराबोला, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखी है, जिसमें कोऑर्डिनेट ए दे रखा है 3,4 और कोऑर्डिनेट बी दे रखा है 2,3, और आपको सी दे रखा है एज अ वेरिएबल पॉइंट t,t³ प्लस 1। मतलब आपका जो सी है उसका x कोऑर्डिनेट t है और y कोऑर्डिनेट t³ प्लस 1 है, मतलब x³ प्लस 1 के कर्व पे सी लाई कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको दिखूं तो अगर कोई ऐसा कर्व हो, मान लीजिए ये कर्व है, तो सी यहाँ पे कहीं पे भी सी लाई कर सकता है। अगर मान लीजिए ये y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x³ प्लस 1 का कर्व है, तो c कहीं पे भी लाई कर सकता है, तभी आप कह रहे हो c का क्या कर रहा है, t,t³ प्लस 1, है ना। अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है। तो अभी आपको इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो a क्या दे रखा है, 3,4, b क्या दे रखा है, 2,3, c क्या दे रखा है, c दे रखा है t। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका सेंट्रोइड अगर निकालना है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, राइट, ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल पुट करना है। x1 क्या है 3, x2 क्या है 2, और ये क्या है t, y1 क्या है 4, y2 क्या है 3, t³ प्लस 1 बाई 3। नाउ मुझे सेंट्रोइड का x पता चल चुका है, x क्या है सेंट्रोइड का, t प्लस 5 बाई 3, और कोऑर्डिनेट क्या है 8 प्लस t³ बाई 3। अब मुझे t एलिमिनेट करना होगा, तो मुझे क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है और मुझे t एलिमिनेट करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं t को x के फॉर्म में लिख दूंगा, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 3x माइनस 5, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, और इस t को मैं किस में डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस t³ क्या है 3x माइनस 5 का होल क्यूब, 3x माइनस 5 का होल क्यूब अपॉन 3। तो बेसिकली दिस इज द पाथ और लोकस ऑफ अलजेब्रिक लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आइए थोड़ा और चीजों को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, 5, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 11 क्लास में हमने 11 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो लेट्स नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 17 ओनली, ताकि हमें अपने
तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ट्रैक रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 17 में x की वैल्यू दे रखी है 2 टू द पावर t और y की वैल्यू दे रखी है 2 टू द पावर माइनस t, तो डेफिनेटली आपको पैरामीटर दिख गया है। लेकिन अब बताइए इसको कैसे एलिमिनेट करें। x 2 टू द पावर t है, 2t नहीं है, 2 टू द पावर t है, और y क्या है, 2 टू द पावर माइनस t है। तो बताइए इसको कैसे हैंडल किया जाए। डेफिनेटली लॉग वॉग लेने का सोच रहे होगे तो परेशान हो जाओगे, है ना, कि t इज इक्वल टू लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2 ऐसे करके आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आप दोनों को गौर से एक साथ देखोगे, दोनों को अलग अलग देखोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन इन दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है दोनों एक दूसरे का, रेसिप्रोकल। अगर आप गौर से देखो 2 टू द पावर t और 2 टू द पावर माइनस t, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आपको पता है कि दो एक्सप्रेशन अगर रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो आप कह सकते हो 2 टू द पावर t इंटू 2 टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू x इंटू y, विच मीन्स xy इक्वल्स 1। ये आपका अल्जेब्रिक लोकस होगा। ये जो xy इज इक्वल टू 1 है, ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। y इज इक्वल टू 1 बाई x, ये सेम चीज है। xy इज इक्वल टू 1 कहिए या y इज इक्वल टू 1 बाई x कहिए, बोथ आर सेम थिंग। इसे आप कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं इसे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको भी हम सीखेंगे, अभी बस नॉलेज की तरह ध्यान रखिए। एक्स वाई इंटू कॉन्स्टेंट जब भी आपको दिखे x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज सेंटर इज ओरिजिन। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज सेंटर इज ओरिजिन। आप सोच रहे होंगे सर हाइपरबोला ही समझ में नहीं आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करा रहा हूं। हम लोग ये सब चैप्टर बड़े आराम से पढ़ेंगे और एक बार जब दोस्ती रह जाएगी तो आप और अच्छे से इसको सीख सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा इस पूरे पार्ट को। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर t प्लस 2 टू द पावर माइनस t और y इज इक्वल टू 2 टू द पावर t माइनस 2 टू द पावर माइनस t। अब इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। अब देख सकते हैं कि वेरिएबल t है। अब इसको एलिमिनेट करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि x 2 टू द पावर t प्लस 2 टू द पावर माइनस t है और y 2 टू द पावर t माइनस 2 टू द पावर माइनस t है। तो अब इसको कैसे किया जाए। 2 टू द पावर t और 2 टू द माइनस t को एलिमिनेट करना आसान था, लेकिन अगर आप गौर से देखो, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो और कुछ ज्यादा ही मैथ्स करते हो तो आपको पता है ये x प्लस ये दिस प्लस दिस है एंड दिस माइनस दिस है। तो आपको पता है कि अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर t, और x माइनस वाई कर दूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस t। राइट, क्योंकि ये है सम और ये है डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन, है ना। और सम प्लस डिफरेंस को आप कर दोगे तो डबल द फर्स्ट नंबर हो जाता है और सम माइनस डिफरेंस कर दो तो डबल द सेकंड नंबर हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हो, ये क्या बन गया, x प्लस वाई बाई 2 इज 2 टू द पावर t, और ये क्या बन गया, x माइनस वाई बाई 2 विच इज 2 टू द पावर माइनस t। तो आपके पास x प्लस वाई बाई 2 क्या हो गया, 2 टू द पावर t, और x माइनस वाई बाई 2 क्या हो गया, 2 टू द पावर। अब आपको पता है कि ये और ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आप लिख दोगे x प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स 1, विच इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप इसको एफ से भी देख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप गौर से देखो तो दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो इसको मैं x इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 4 की तरह अगर देखूं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा लग रहा है। तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट सेंटर इज नॉट ओरिजिन, सेंटर इज नॉट ओरिजिन। ये सब चीजें देखना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि अगर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो वी कैन हैंडल दैट इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस। लेकिन अभी आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बस पैरामीट्रिक से अलजेब्रिक लोकस लाना है। किस एक्सप्रेशन का, किस अलजेब्रिक लोकस का क्या नाम है, इस पे जाने की अभी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं और क्या है। एक और सवाल लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन 18 कर लिया है तो क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको x दे रखा है 3 प्लस 2 cos थीटा और y दे रखा है 1 माइनस 2 साइन थीटा। इसमें भी घबराना नहीं है, आपको पता है कि cos थीटा साइन थीटा का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, इसमें आपको सीधे लिख देना है cos थीटा इक्वल्स x माइनस 3 बाई 2 एंड साइन थीटा इक्वल्स
1 माइनस वाई बाई टू, राइट। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। तो आप बेसिकली देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखे या y माइनस वन का क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 4 इक्वल्स 1। आप देख सकते हैं ये बन गया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स 4। ये एक सर्कल है, वो क्यों हुआ, अगर आप ऐसे देखो कि अगर कोई पॉइंट है 3,1 और इस पॉइंट से अगर आपको 2 यूनिट की दूरी रखनी है, 2 यूनिट की दूरी रखनी है, ये आपका पॉइंट है 3,1 और ये आपका x, y है। तो अगर ये 2 है तो क्या होगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू 4। लेकिन आपको परेशान अभी नहीं होना है, इसको सर्कल क्यों कह रहे हैं, बस ऐसे एज नॉलेज की तरह आप रख लीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन होता है। तो मैं बस आपको भी आइडेंटिफाई करा रहा हूं, जब हम ज्योमेट्रिक लोकस में जाएंगे तो हम इन सब चीजों को अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए 20th क्वेश्चन करते हैं, ये फिर से थोड़ा सा ट्रिकी है। देखें क्वेश्चन 20th क्या है, x दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी और y दे रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। x क्या दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी और y दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर होगा एंड y दे रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी। एक मिनट, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दे रखा है और उसको दे रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि भैया क्वाड्रेटिक में आ गया है, चीजें गड़बड़ा जाएगी, वैसे करोगे तो टाइम लग जाएगा, फंस जाओगे। लेकिन अगर मैं t को tan थीटा बना दूं, क्या कर दूं, t को tan थीटा, लेट t इक्वल्स tan थीटा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों इस एक्सप्रेशन को जानते हैं, अब दोनों एक्सप्रेशन को जानते हैं, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, राइट। इफ यू रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी cos 2 थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी sin 2 थीटा। तो आपको पता चल चुका है x इज cos 2 थीटा और y इज sin 2 थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। This is going to be a circle whose center is origin and radius is 1। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप ऐसे, अगर ये आपका सर्कल है, ये आपका ओरिजिन है और रेडियस अगर 1 है तो कोई भी पॉइंट लीजिए x, y, तो क्या होगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इट इज गोइंग टू बी अ सर्कल विथ रेडियस 1। अब तक हमने जो बात की थी वो बात की थी कि कैसे अलजेब्रिक लोकस से, कैसे पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में जाएंगे। तो पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस में आपको सिर्फ करना है एलिमिनेट द पैरामीटर, एलिमिनेट द पैरामीटर। जब आपको अलजेब्रिक से पैरामेट्रिक की बात की जाए, जब आपको अलजेब्रिक से पैरामेट्रिक, मतलब अब आपको इंटर कन्वर्जन किसका सीखना है, अलजेब्रिक टू पैरामेट्रिक की। कोई अलजेब्रिक कर्व मेरे पास है तो उसको मैं पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, तो अलजेब्रिक टू पैरामीट्रिक में बहुत तरीके के आंसर्स आ सकते हैं। मतलब आप जैसा कि देख रहे होगे कि यहां पे भी सर्कल आ गया और साइन थीटा कॉस थीटा से भी सर्कल आ रहा है, तो मतलब किसी भी सर्कल का पैरामीटर थीटा के टर्म में भी दिया जा सकता है, टी के टर्म में दिया जा सकता है। तो अगर आपको सिंपल सी कॉमन सी बात करनी है अलजेब्रिक टू पैरामीट्रिक, तो आप सिंपली क्या करो, सब्स्टिट्यूट x is equal to t and put in y and substitute x is equal to t and find y in terms of t. That is going to be your parametric
लोकस कि x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ t। तो आपने क्या कर दिया, आपने अल्जेब्रिक से पैरामेट्रिक लोकस में कन्वर्ट मार दिया। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा आपके ऑप्शंस वाले, और अक्सर अल्जेब्रिक टू पैरामेट्रिक क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो मोर देन वन चॉइस में आते हैं, या अगर आए तो हमें चारों ऑप्शंस को देखना पड़ता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, क्वेश्चन देता हूं, लास्ट क्वेश्चन का नंबर क्या था, 20, तो क्वेश्चन 21 कर देता हूं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है अल्जेब्रिक लोकस। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज एन अल्जेब्रिक इक्वेशन। द पैरामेट्रिक लोकस गोइंग टू बी, पैरामेट्रिक लोकस इसका क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सेक थीटा कॉमा टैन थीटा। ऑप्शन बी दे रखा है कोसेक थीटा कॉमा कॉट थीटा। ऑप्शन सी दे रखा है 3 to the power t कॉमा 3 to the power माइनस टी। ऑप्शन डी दे रखा है 3 to the power t प्लस 3 to the power माइनस टी बाई 2 कॉमा 3 to the power t माइनस 3 to the power माइनस टी बाई 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पैरामेट्रिक लोकस कुछ भी हो सकता है, एक्स को वाई टी डाल के भी डाल सकता है। लेकिन अब क्या है कि ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहा है। तो अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पे आपको अल्जेब्रिक से पैरामेट्रिक जाना हो, तो ऑलवेज गो थ्रू ईच क्वेश्चंस, ईच ऑप्शंस, हर ऑप्शन को देख के ही आप सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन ए ले लूं, सेक थीटा कॉमा टैन थीटा, तो एक्स सेक थीटा है और वाई टैन थीटा है, इसको मैं डाल दो इसमें तो क्या बनेगा, अगर एक्स सेक थीटा है और वाई टैन थीटा है तो इसका अगर मैं अल्जेब्रिक लोकस निकालूं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो। देखिए कोसेक थीटा, एक्स क्या है कोसेक थीटा, वाई क्या है कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आ जाइए तीसरे सी पे आ जाइए। सी पे क्या दे रखा है, रंग कलर चेंज कर देता हूं। सी पे दे रखा है एक्स इज 3 to the power t और वाई इज 3 to the power माइनस टी। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 है और ये एक्स वाई इंटू 1 है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी। ए बी सही है, सी गलत है। डी देख लेते हैं, डी क्या है, एक्स इज 3 to the power t प्लस 3 to the power माइनस टी बाई 2 और वाई क्या है 3 to the power t माइनस 3 to the power माइनस टी बाई 2। आप देख सकते हो दोनों सम और डिफरेंस है। अगर x प्लस वाई कर दो तो क्या आएगा 3 to the power t आ जाएगा, और x माइनस वाई कर दो तो क्या आएगा 3 to the power माइनस टी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स 1, which is x square minus y square equals 1। तो D is a correct option। तो आंसर क्या हो जाएगा A, B and D, C गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जब भी आपको अल्जेब्रिक से पैरामेट्रिक जाना है, जब भी आपको अल्जेब्रिक से पैरामेट्रिक जाना है तो देयर कुड बी मल्टीपल आंसर्स। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपको हर एक ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकस का, वो है ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक। ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक, हाउ टू गो फ्रॉम ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक। अब ज्योमेट्रिक लोकस तो आपको ग्राफ बना के बार बार दिया नहीं जाएगा, तो ज्योमेट्रिक लोकस में क्या दिया जाएगा, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मैंने आपको कहा था एग्जांपल में कि जब आपने मुझसे पूछा था कि आईआईटी दिल्ली कैसे जाना है, तो मैंने बोला था ऐसे सीधे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ। आई गेव यू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देन यू फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड यू रीच्ड आईआईटी। एक फिलोसफिकल वे भी है आईआईटी जाने का, ये कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैथ्स अच्छे से करो, फिजिक्स अच्छे से करो, केमिस्ट्री अच्छे से करो, रोज 2-2 घंटे 2 सब्जेक्ट को दो और डेडिकेटेडली दो, तो भी आप आईआईटी दिल्ली चले जाओगे। ये फिलोसफिकल लोकस है, बट एट द सेम टाइम आपको मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक। अब ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक जब भी लोकस आता है तो मतलब आपको ज्योमेट्रिक कंडीशंस दिए जाते हैं और आपको उसको यूज करके आपको उस पूरे ज्योमेट्रिक कंडीशन का रिलेशन एक्स वाई में लिखना होता है, जिसको आप अल्जेब्रिक लोकस कहते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक टू अल्जेब्रिक समझेंगे। क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं स्टेप समझाऊंगा। मान लीजिए एक
क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 21। तो अब इसको क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए एक दीवार है, ओके, एक दीवार हो गई और इसको दीवार ऐसे कर दो, ऐसे कर दूंगा तो आपको लग जाएगा ये दीवार है। और मान लीजिए एक मोटी सी स्टिक रखी हुई है, एक मोटी सी स्टिक रखी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये जो स्टिक रखी हुई है इसका लेंथ 5 मीटर है। क्या है लेंथ? 5 मीटर। और स्टिक के इस एज को ए कह रहे हैं और इस एज को बी कह रहे हैं और इसको कह लो ओ, ठीक है, 90 डिग्री पे। और इस स्टिक का जो मिडिल पॉइंट है वो ये, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ योर स्टिक। लेट्स कॉल दिस एज सी, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये जो स्टिक है ये 5 मीटर के लेंथ का है और स्टिक ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब ये इधर की तरफ गिर रहा है। तो ए इधर की तरफ जा रहा है, बी इधर की तरफ जा रहा है, इस वजह से सी की भी मूवमेंट है। सी इज ऑल्सो मूविंग। ए अगर नीचे गिर रहा है, बी अगर नीचे गिर रहा है, तो डेफिनेटली द मिडिल पॉइंट विल ऑल्सो गो डाउन। कुछ ऐसा देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो चुका होगा, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ कहानी में। कहानी में क्या चेंज आई? कहानी में चेंज ये आई कि मिडिल ये आ गया, ठीक है। तो सी यहां से मूव करके यहां पहुंच चुका है। अब ये सी जो मूव कर रहा है ये कौन से पाथ पे मूव कर रहा है ये आपको बताना है। तो इसको आपको इंग्लिश में क्या लिखते हैं लोग? लिखते हैं फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये सवाल है कि एक दीवार है, उस पे एक स्टिक रखा हुआ है, वो स्लाइड डाउन कर रहा है, ए राइट साइड में जा रहा है, बी नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो मिडिल पॉइंट है वो भी चेंज कर रहा है। द मिडिल पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग। तो आपको बताना है कि किस पाथ पे मिडिल पॉइंट मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ए किस पाथ पे मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हो सर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या कह सकते हो? इक्वेशन कह सकते हो सर y इज इक्वल टू 0, बड़े आराम से। और बी पॉइंट के बारे में कह सकते हो सर ये y एक्सिस पे कर रहा है, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पे हम आपके ए और बी की मूविंग पॉइंट पाथ नहीं पूछ रहे हैं, हम सी की पाथ पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा? सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे मैं निकालूं? मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? 5 मीटर, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं क्या कर सकता हूं? एक मैं इसको एंगल मान लेता हूं थीटा। क्या कह सकता हूं? एंगल थीटा। तो जैसे जैसे स्लाइड करेगा थीटा चेंज कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं जो ए कोऑर्डिनेट है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि वो वाई एक्स एक्सिस पर रन कर रहा है। लेकिन इसका अगर मैं देखूं ये पाथ, तो क्या हो जाएगा? 5 cos थीटा। क्या हो जाएगा? 5 cos थीटा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 5 cos थीटा, 0। आपको समझ में आया? मैंने जो आपकी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हो कि अगर ये स्टिक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो ए पॉइंट है 5 मीटर का क्या हो जाएगा? 5 cos थीटा, ये लेंथ हो जाएगा। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या कह सकता हूँ? 5 cos थीटा, 0। सेम लॉजिक से इसका क्या कह सकता हूँ? 0, 5 sin थीटा, क्योंकि ये लेंथ क्या हो जाएगा? 5 sin थीटा। तो आपको बी पॉइंट क्या मिल गया? 0, 5 sin थीटा, राइट। ये बड़े आराम से आपको दिख रहा है कि आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 5 cos थीटा, 0, वेयर थीटा इज वेरिएबल। थीटा इज वेरिएबल, थीटा चेंज कर रहा है। एंड b इज इक्वल टू 0, 5 sin थीटा, 0, 5 sin थीटा, मतलब उसका भी थीटा चेंज हो रहा है। अब आपको इसका मिडिल पॉइंट c निकालना है। तो c क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 cos थीटा प्लस 0/2, 0 प्लस 5 sin थीटा बाई 2। तो आपका जो C आया है उसके दो इक्वेशन आ गए, x इज इक्वल टू 5 cos थीटा बाई 2 एंड y इज 5 sin थीटा बाई 2। इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप लिख सकते हो cos थीटा इज 2x बाई 5 एंड sin थीटा इज 2y बाई 5। तो आप क्या कह सकते हो?
2x/5 का होल स्क्वायर प्लस 2y/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आप क्या लिख सकते हो 4/25x² प्लस 4/25y² इक्वल्स 1, जिसको आप लिख सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल टू 25/4, जिसे आप कह सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। क्या होता है ये सर्कल होता है, तो ये भी क्या हो गया सर्कल हो गया। रेडियस क्या है 5/2। तो ये कैसे मूव करेगा, ये एक सर्कल पे। तो अगर आप इसको अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो मैं आपको इमेजिन करा देता हूं, ठीक है। आपको मैं स्टिक्स के कुछ कुछ डायरेक्शन दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मिनट जस्ट सेकंड, अगर मैं आपको देखूं कि पहले स्टिक ऐसे लेटा था, फिर स्टिक यहां पे लेट गया, राइट, फिर स्टिक यहां चला गया। तो अगर आप मिड पॉइंट देखोगे बार बार, तो अगर आप मिड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या था, यहाँ पे ये मिड पॉइंट था, यहाँ पे मिड पॉइंट ये रहा, यहाँ पे मिड पॉइंट ये रहा, यहाँ पे मिड पॉइंट ये रहा। तो ये कुछ ऐसा पाथ बनाएगा। ये कैसा बनेगा ऐसा। अगर आप इसको फर्दर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ओरिजिन, ये क्या बन गया 5/2, ये क्या बन गया 5/2। तो पाथ कैसा बना, एक सर्कुलर पाथ बना। तो वही तो आपने अलजेब्रिक तरीके से निकाला। अब समझ रहे हो, आपने अभी कहा x² प्लस y² इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। देखिए आपने ये कहा, राइट, और आपने जब इमेजिन किया तो आपने देखा कि हाँ ये तो पाथ ऐसा ही बन रहा है, 5/2 का पाथ बन रहा है, राइट। तो आप अगर स्टिक को, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट की तरह भी करोगे तो आप देखोगे कि अगर आपको एक अंधेरे वाले रूम में ले जाओ और एक ब्लैक रॉड लो जिसमें बीच में रेडियम लगा दो और आप उसको धीरे धीरे गिराओगे तो आप देखोगे आपका रेडियम कैसे गिर रहा है, सर्कुलर पाथ में गिर रहा है, एकदम सर्कुलर पाथ में गिरेगा। वही चीज मैं आपको मैथमेटिकली अल्जेब्रिकली हमने इसको प्रूव किया। तो अब इस सारी चीजों को हम अगर स्टेप्स वाइज एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि अगर ज्योमेट्रिक से अल्जेब्रिक लोकस में जाना है तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप वन, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा लेट द मूविंग पॉइंट बी h, k। तो जो भी आपका मूविंग पॉइंट होगा, जैसे हमने अभी सी लिया, उसको आप क्या कह लोगे h, k। क्या करोगे h, k। स्टेप 2, अप्लाई ज्योमेट्रिक कंडीशन। क्या करना है स्टेप 2 में, जितने भी ज्योमेट्रिक कंडीशंस क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो भी कंडीशन, जो भी सिनारियो आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं, उसको अप्लाई करना है। स्टेप 3, assume new variables if required। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने एंगल का वेरिएबल लिया था if required। अगर आपको लगता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं वेरिएबल नहीं भी लेता तो भी काम चल जाता, कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपको क्या लिखना है, assume new variables if required। स्टेप 4, form the equations, form all the possible equation। आपको स्टेप 5 में क्या देखना है, स्टेप 5 में इतना चेक करना है कि ये जो न्यू वेरिएबल आपने यहां पे लिया है ना, h, k नहीं, नॉट इंक्लूडिंग h, k, यहां पे जो स्टेप 3 में आपने जो न्यू वेरिएबल लिया है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू न्यू वेरिएबल, नंबर ऑफ न्यू वेरिएबल्स। जितने भी आपने न्यू वेरिएबल्स लिए हैं, मान लीजिए अगर आपने एक ही वेरिएबल लिया है तो दो इक्वेशन होने चाहिए, अगर आपने 2 वेरिएबल लिया है तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, अगर आपने 5 वेरिएबल लिया है तो 6 इक्वेशन होने चाहिए। h, k को आप न्यू वेरिएबल नहीं काउंट करेंगे। आपको नया वेरिएबल अगर आपने लिया है ज्योमेट्रिक कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए आपको यूज किया, तो जितने भी आपने नए वेरिएबल, जैसे हमने अल्फा लिया था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल लिया था थीटा लिया था, और थीटा के साथ हमने 2 इक्वेशन बना दी थी h, है ना, और उसको हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो आपको जो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो लेने हैं, एज्यूम न्यू वेरिएबल्स इफ रिक्वायर्ड, और जितने भी पॉसिबल इक्वेशंस बनेंगे उनका न्यू वेरिएबल से एक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टेप 6 में
you have to eliminate all the variable, eliminate all new variables. h, k को नहीं रिमूव करेंगे, सिर्फ नए वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे। h, k को एज इट इज छोड़ेंगे और स्टेप 7 में h को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से और k को रिप्लेस कर दूंगा y से। h को रिप्लेस कर दूंगा x से और k को रिप्लेस कर दूंगा y से, और वो मेरा अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, वो मेरा अलजेब्रिक लोकस हो जाएगा। आइए 2-4 सवाल और करेंगे तो आपको आइडिया और अच्छे से लगेगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए स्टेप्स। लेट द मूविंग पॉइंट बी h, k। सबसे पहले आपको अपने मूविंग पॉइंट को h, k बनाना है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक कंडीशंस लगानी है। अगर आपको नए वेरिएबल की जरूरत है सॉल्व करने के लिए तो आप नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आप जितने भी इक्वेशंस बनाएंगे आपको इतना इंश्योर करना है कि आपने अगर एक नया वेरिएबल लिया है तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 नया वेरिएबल लिया है तो 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो जितने भी आपने वेरिएबल्स लिए हैं इक्वेशन का मात्रा एक ज्यादा होना चाहिए नए वेरिएबल से। h, k को हम नया वेरिएबल नहीं मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देना है और h को x से रिप्लेस करना है और k को y से रिप्लेस करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन ही लेते हैं, फिर से सेम सिनारियो लेते हैं जो हमने स्टिक वाला लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में सेम सिनारियो है, आपका वॉल है और मान लीजिए आपकी जो स्टिक है वो फिर से गिर रही है। आपकी जो स्टिक है वो फिर से गिर रही है और स्टिक, मान लीजिए इसे मैं कह दूं A, इसे मैं कह दूं B, और ये जो स्टिक है इस बार इसका लेंथ है 10 मीटर। ये हो गया आपका ओरिजिन, इसे कह लो 0। आपको ये जो ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल AOB, इसके सेंट्रॉइड का लोकस बनाना है, सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। ये स्टिक इधर की तरफ स्लाइड डाउन कर रही है, ये स्लाइड राइट कर रही है, स्लाइड डाउन कर रही है, तो जिसकी वजह से इसका जो भी सेंट्रॉइड है, ये जो भी इसका सेंट्रॉइड होगा G, ये भी मूव करेगा, इसका सेंट्रॉइड भी मूव करेगा। तो आपको अपने सेंट्रॉइड के लोकस के बारे में बात करना है। तो आप पहला स्टेप क्या है, लेट द सेंट्रॉइड G be equal h, k। तो आपने सेंट्रॉइड को क्या कह दिया, h, k। आपने ज्योमेट्रिक कंडीशंस लगाने से पहले आपको एज्यूम करो न्यू वेरिएबल्स, तो मैंने ये न्यू वेरिएबल एज्यूम किया अल्फा। क्या एज्यूम किया, अल्फा। तो ये क्या बन गया 10 cos अल्फा, 0, और ये क्या बन गया 0, 10 sin अल्फा। तो आपने कितने वेरिएबल्स बनाए, आपने एक वेरिएबल लिए, तो आपको टोटल इक्वेशन कितने बनाने होंगे, 2। तो आप कह सकते हो A बन गया है आपका 10 cos अल्फा, 0, B क्या बन गया 0, 10 sin अल्फा, O क्या है, O आपका ओरिजिन है। तो G इस हिसाब से क्या होगा 10 cos अल्फा बाई 3, 10 sin अल्फा बाई 3। तो अब आप इक्वेशंस बना सकते हो। व्हाट इज द इक्वेशन, H इज 10 cos अल्फा बाई 3 एंड K इज 10 sin अल्फा बाई 3, राइट। ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। आपने कितने वेरिएबल एज्यूम किए थे, एक ही नया वेरिएबल एज्यूम किए थे अल्फा। H और K को आपने इंक्लूड नहीं किया था न्यू वेरिएबल में, तो आपके पास कितने इक्वेशन बन गए, 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, एलिमिनेट द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है, अल्फा एलिमिनेट करना है। तो cos अल्फा क्या हो गया, cos अल्फा देखिए क्या बन गया है 3h बाई 10, और sin अल्फा क्या बन गया है 3k बाई 10, राइट। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, आप अल्फा एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा 9h स्क्वायर बाई 100 प्लस 9k स्क्वायर बाई 100 इक्वल्स 1, विच मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई 9, which means h needs to be, now what is the next step, h needs to be replaced by x। तो h को मैं लिख दूंगा x, k को लिख दूंगा y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, वो फिर से सर्कल मारेगा, वो फिर से सर्कल मारेगा, जैसा कि आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 23, 24 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस लिख दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, आगे चीजें
कैसे अलजेब्रिक से ज्योमेट्रिक जाएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। 24th क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मान लीजिए ए है 2,3 और बी ट्रेवल्स मतलब बी पॉइंट क्या है, इट्स अ मूविंग पॉइंट। बी ट्रेवल्स ऑन xy माइनस 3x माइनस 2y माइनस 1। ये एक कर्व हो सकता है, कोई भी एक कर्व होगा, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है। तो बी क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं कहूं कि बी पॉइंट मेरा ये है, तो बी के साथ क्या हो रहा है, बी देखो बी इस पे मूव कर रहा है ना, बी इस पे मूव कर रहा है, मैं इसको बी पॉइंट कर रहा हूं इस रेड को, तो बी इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो बी इज ट्रैवलिंग इन ऑन दिस, राइट। आप ये कह सकते हो कि बी इज ट्रैवलिंग ऑन दिस पाथ। तो ए दे रखा है, बी का पाथ दे रखा है, आपको बताना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आपको बताना है लोकस ऑफ, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसको मुझे लोकस निकालना है। तो अब लोकस निकालने के लिए आप सिंपल सी बात है, आपको पता है सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। सबसे पहले लेट द मूविंग पॉइंट बी h, के। उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बी क्या है। तो बी का जो अलजेब्रिक लोकस है, मुझे बी को पैरामेट्रिक लोकस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी के अलजेब्रिक लोकस ऑफ बी को मुझे पैरामेट्रिक लोकस ऑफ बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं बी ए और बी के बीच का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। तो अगर मैं, और आपको पता है कि सबसे पहला क्या होता है कि आप अलजेब्रिक लोकस से पैरामेट्रिक लोकस में x को t पुट कर सकते हैं। तो b का x कोऑर्डिनेट ऑफ b को मैं मान लेता हूं t, क्या मान लिया, t। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ b मुझे निकालना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ b मुझे निकालना है, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ b निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन में मुझे x के बदले t डालना होगा। तो क्या हो गया, टी वाई माइनस 3t माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें लिख सकता हूं t माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 1। तो y क्या हो गया, y हो गया 3t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2। तो b कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, अब मेरा b कोऑर्डिनेट क्लियर हो चुका है। b कोऑर्डिनेट मेरा हो गया है b इज इक्वल टू t, 3t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2, राइट। अब मुझे पास a आ चुका है, a क्या है मेरे पास 2,3, b क्या है मेरे पास, b देखिए मेरे पास क्या है t, 3t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2। अब क्या है, मुझे इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा बताइए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी को मैंने मान लिया, लेट्स से मैंने मान लिया c, और इसको मैंने कह दिया h, k। तो इस दोनों का मिड पॉइंट देखिए, h क्या हो जाएगा t प्लस 2/2 और k क्या हो जाएगा 3t प्लस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस 3/2। अब क्या हो गया, h है मेरे पास, k है मेरे पास। अब क्या करना होगा, मुझे t को एलिमिनेट करके इसमें डालना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द। तो आप देखिए क्या हो गया, ठीक है, यहां तक सही है, ओके। तो अब मेरे पास ये आ गया है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, t इज गोइंग टू बी 2h माइनस 2। क्या हो गया, t 2h माइनस 2। तो मैं यहां पे डाल दिया k इज इक्वल टू 2h माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2h माइनस 2 प्लस 3/2। सो ये आपका h और k आ गया, रिप्लेस h विथ x एंड k विथ y, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी योर पाथ। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप घर पे करने की कोशिश करें। और लेट से आपको ये अभी एसिमुलेट करने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको कोई होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूं, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक, पहले और क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्रिक लोकस टू अलजेब्रिक लोकस की, उसके बाद बेसिक कर्व्स की बात करेंगे। दैट वुड बी योर लास्ट लेक्चर ऑन बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। योर 4th लेक्चर वी विल बिगिन योर स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।